प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही थी और आज उसी प्रैक्टिस की श्रृंखला में आगे के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूं। उम्मीद यही है आपसे कि एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, एक बार क्लास को फटाफट सारे लोग शेयर कर लीजिए। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न होने वाले हैं। मिक्सअप प्रश्न है, मतलब सारा मिला जुला प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर कर लीजिए, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। कल आपने देखा था मैंने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को कराया था, लेकिन आज जो प्रश्न है वो केवल और केवल मिश्रित प्रश्न है। आवाज वगैरह ठीक है भैया? केवल और केवल मिश्रित प्रश्नों की श्रृंखला है, तो हम लोग मिश्रित प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग बिल्कुल इधर उधर चर्चा नहीं करेंगे, केवल मिश्रित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अंजलि कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक यादव जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। तो दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप 1 से 5 तक देते हो या आप 6 से 8 तक देते हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि दोस्तों जो ये लिखा है 1/3 - √8, इसका आपको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयीकरण का तात्पर्य होता है कि इसके विपरीत चिन्ह से हम लोग ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। अच्छा, पहले तो ये आप जान लीजिए कि परिमेयीकरण है क्या। परिमेयीकरण का तात्पर्य होता है नीचे के रूट को हटाने के लिए उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा किया जाता है। इसी प्रक्रिया को परिमेयीकरण कहते हैं। राजवीर सिंह यादव जी बहुत बहुत स्वागत है। खुशबू यादव जी बहुत बहुत स्वागत है। राधिका कुमारी जी स्वागत है भाई। अंजलि कुमारी जी। चलिए देखिए दोस्तों, अब परिमेयीकरण का तात्पर्य होता है जो ये नीचे लिखा है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा कर देना। भैया, जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर, उसमें घातांक करड़ी का क्वेश्चन जरूर आया है, ये आप भी जानते हैं। तो देखिए, जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + √8 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा है कि a - b और a + b का जो गुणा होता है वो a² - b² होता है। तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 3 + √8 मिल गया, नीचे 9 हो गया। और जब √8 को √8 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सदैव और सदैव मेरे प्यारे दोस्तों 8 आता है। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3 + √8। कंफर्म है? अब हमको ये पता चल गया, ये मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा परिमेयीकरण के बाद। अब हमको ये पता चल गया कि हम जो पहली वैल्यू है उसको लिख सकते हैं 3 + √8। बताइएगा जरूर दोस्तों, माइनस का चिन्ह लगाइए, इसको लिख सकते हैं √8 + √7। प्लस का चिन्ह है, अब लिख सकते हैं √7 - √6 + √6। माइनस का चिन्ह है √6 + √5 लिख सकते हैं आप। और दोस्तों लास्ट में आपका दिया है ये प्लस के साथ √5, इस पे लिख रहे हैं, दिख रहा ना, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया 3 + √8। अब आपको पता है कि माइनस से अगर ब्रैकेट के अंदर गुणा किया जाता है तो सदैव वो क्या हो जाता है, चिन्ह को बदल देता है। तो देखिए यहां जब माइनस का √8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस मेरे भाई, ये देखो प्लस है तो ये प्लस बरकरार रहेगा। आप देखते जाइए, इतना बढ़िया ये सेट हो जाता है कि ये एक दूसरे से पूरी तरह से कट पिट जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों कैंसिल हुए क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा जो बचा है वो 3 और लास्ट में बचा है 2। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया 5 के बराबर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 के बराबर। नेहा देवी जी बिल्कुल से सही जवाब है। पिंटू कुमार यादव जी बिल्कुल से राइट आंसर है। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। देखिए दोस्तों, आप जब हमें बताएंगे, जैसे इस चीज की मैं करा दे रहा हूं, तो अब ये अगला जो मॉडल पेपर जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको कल कराऊंगा उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आप समझ गए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें किसी एक का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करने के बाद जैसे इसकी वैल्यू 3 + √8 बनी तो इसकी भी वैल्यू √8 + 7 सारा बन जाएगा। सारे एक दूसरे से ऐसे सेट होते हैं कि कैंसिल हो जाते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर करने के लिए मैं रोज कहता हूं, आज दोबारा से भी कह दे रहा हूं, शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो इनमें आपको कुछ भी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जब ऐसा प्रश्न मिले तो इनमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देख। चलिए ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में सदैव हम कहां से शुरू करते हैं? हम पीछे से शुरू करते हैं और आगे की ओर आते हैं। अब आप कहेंगे सर पीछे से कैसा शुरू करना? तो पीछे से शुरू करने का मतलब है कि आप यहां बैक साइड से शुरू करिए। जैसे दोस्तों, अब मैं इसे यहां पर लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। अगर आप 1 to 5 का पेपर देते होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन की भरमार रहती है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि ये थोड़े से सरल होते हैं। हाँ, एक चीज आपसे उम्मीद है वो ये कि आप उत्तर दीजिए। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों की शुरुआत हम पीछे से करते हैं। कुछ लोग इसका उत्तर 4 दे रहे हैं, तो जो लोग 4 दे रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका उत्तर बिल्कुल से गलत है। देखिए 225 15 का वर्ग होता है और 15 को इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 9 169 हो गया, ये 13 का वर्ग होता है। 13 को इसमें जोड़ेंगे 121 हो गया, 11 का वर्ग होता है। 25 को 11 में जोड़ेंगे 36, 6 का वर्ग होता है। 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 4 का वर्ग होता है। लेकिन दोस्तों, यहां बटे में करड़ी में 8 भी तो लिखा है, और करड़ी में 8 का मतलब ये किसका मान है? 2 का मान है। तो इसका जो अंश आया वो 4 आया और हर 2 आया, तो 2 दुनाई 4। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जिन लोगों ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मारा है उनका उत्तर बिल्कुल से गलत है। मेरे भाई, प्रश्न को भी तो आप ध्यान से देखा करिए, प्रश्न को भी तो आप एक नजर देख करके पढ़ तो लिया करिए। यहां आपने बस क्या किया कि उठाया प्रश्न और आपने इतने को हल कर दिया और आपको उत्तर दिखाई दिया तो 4 मार दिया। लेकिन 4 क्यों मारेंगे आप बताइए? यहां बटे में ये भी तो है, तो इसको भी तो आप रखेंगे। तो जिन्होंने 4 मारा था उन्होंने अब सुधार किया है। सावित्री कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर है। अंजलि कुमारी जी बिल्कुल से सही उत्तर है। पिंटू कुमार यादव जी सही उत्तर है। रॉयल बॉय क्या हाल है जी? भाई इस प्रश्न में ऐसा कोई हाल लिखा नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, ठीक है। चलिए आइए देखिए दोस्तों, कहता है एक विक्रेता है, विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के लागत के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मतलब जब मैं 33 मीटर किसी को बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट 11 का होगा। तो आप बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या है? कहने का मतलब मुझे 11 का प्रॉफिट है, मतलब 11 रुपए मान लीजिए लाभ है। कितने पर? तो 33 बेचने के बाद और गुड़े 100। तो 11 तिया 33 और 100 को 33 से भाग देंगे तो 33 से ही 1/3% होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस पे मत चले जाइएगा, यहां बटे में 2 है, ये 33 है और ये 34 है, ठीक है। यहां कुछ नहीं था, बस डायरेक्ट तुलना था। तो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लिया है उनका उत्तर बिल्कुल से सही है। जैसे पिंटू जी ने ये दिया, सरोज जी ने, राधिका जी ने, रॉयल बॉय, अनामिका, राधिका जी, पूजा मौर्य जी, दीपक जी, एक बार शेयर भी कर लो भाई। नेहा देवी जी, सुबोध जी, दीपक यादव जी गया, खुशबू यादव जी, छाया जी, चलिए चलिए, रोशन कुमार जी, सुबोध कुमार जी, सभी ने बढ़िया उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न को कुछ भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, हम आराम से समझेंगे। प्रश्न आइए देखते हैं। कहता है एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 कापियां 70,000 में बनवाई। तो सबसे पहला मेरा काम है कि कितनी कापियां, प्रतियां का मतलब होता है दोस्त कॉपी, किताब, जितने बुक उसने बनवाए, प्रतियों की जो लागत आई है सबसे पहले आपको उसे नोट कर लेना चाहिए। क्यों नोट करना चाहिए अभी समझाता हूं। तो मुझे पता चल गया कि भाई मैंने 2000 प्रतियां, 2000 पुस्तक बनवाई हैं, और जो 2000 पुस्तक हैं वो टोटल मेरा जो कास्ट आया है लेकर के जिल्द से बनवाई तक सब कुछ जो कास्ट आया है वो 2000 रुपये आया है, ठीक है। अब देखिए कहता है
उसने नमूने के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बंटवा दिया। दोस्तों मैंने 2000 किताब बनवाया था, 400 किताब मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया बांट दो, नहीं तो हमको कौन जानेगा, तो हमारी बुक खरीदेगा कौन। तो मेरे पास अब 1600 प्रतियां बची हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं 1600 प्रतियों को मैं बेचूंगा, तो 1600 प्रतियों को बेचने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, इसके लिए प्रश्न को आगे भी पढ़ना पड़ेगा। उसने मुद्रित कीमत का मतलब होता है रिटन प्राइस, लिखा गया मूल्य। तो उसने लिखे गए मूल्य पर 30% का डिस्काउंट दिया है जितने कस्टमर आते हैं, और उसका लिखित कीमत है 75 रुपया। मैं यहां थोड़ा सा नीचे लिखूं तो आपको कोई कष्ट तो नहीं। दोस्तों जो किताब पर मैंने लिखवाया था दाम, उसका रिटन प्राइस, मुद्रित कीमत, अंकित मूल्य वो है 75 रुपया। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं इस 75 रुपया लिखवाकर उतने में ही किताब बेचूंगा तो आप खरीदोगे नहीं, तो मैंने इस पे 30% का छूट दे दिया। मतलब 75 रुपए का किताब था, 30% डिस्काउंट दे दिया, तो अब मैं इसे 70% पर बेचूंगा। देखो 30% डिस्काउंट है, तो देखो भैया 7 पचे 35, 7 सता 49, 50 51 52, मैं एक किताब बेचूंगा 52 रुपए 50 पैसे का। इसे बहुत समझने की जरूरत है। देखिए मैंने पुस्तक का मूल्य डिसाइड किया, वो कितना रुपया डिसाइड किया, 75 रुपया डिसाइड किया। और मुझे समझ में आया कि इस पे अगर मैं 30% डिस्काउंट दे दूं तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो मैंने इस पे 30% का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर 75 पर आप 30% का डिस्काउंट देते हैं तो कितने रुपए की एक किताब बिकने जा रही है, 52 रुपए 50 पैसे की। अब देखिए दोस्तों 1600 किताबें हैं और एक किताब आप 52 रुपए 50 पैसे की बेच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये किताबें बिकेंगी कितने की, 84,000 की। मेरे भैया लोगों 70,000 का आप खरीद के लाए थे और 84,000 का आप बेचे हैं, तो आपने लाभ कमाया है कितना रुपए का, 14,000 का। कैसे भैया, अरे 70 था, 70 का मेरी खरीद पड़ी थी, मैं 84 में बेचा था। रॉयल बॉय जी सुबह 8 बजे से रहती है। देखिए 14,000 का मैंने बेचा, लाभ कमाया। लेकिन किस पे लाभ कमाया, तो आपने लाभ कमाया है लागत कीमत पर 70,000 पर, और गुणे क्या हो गया 100। तो 14 पंचे 70 और 5 से 100 को भाग देंगे तो 20% का मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बेहतरीन प्रश्नों में यह माना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अंजलि कुमारी जी, रॉयल बॉय जी, धनंजय यादव जी, दीपक यादव जी, पिंटू कुमार जी, सुबोध कुमार जी, सरोज कुमार यादव जी, अरे राहुल कुमार जी, अंजलि जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आकाश जी, नेहा देवी जी, सुनील कुमार जी, आकाश, सोनम, राधिका कुमारी जी, सभी का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपको ले चलते हैं। यह भी प्रश्न मिशन इंपॉर्टेंट है, आजकल परीक्षाओं में पूछा जा रहा, तो ध्यान रखिएगा। नमक के मूल्य में 20% की कमी हो गई, जिसके कारण 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक अधिक मिलता है। तो नमक का घटा हुआ मूल्य कितना है। अगर आप किताबों की भाषा समझें तो बड़ी उल्टी पुल्टी भाषा लिखी है, उसे आप समझने जाइए तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ना पढ़ाना तो बात की बात है। एक सिंपल तरीका इसका है, कौन सा, कि दोस्तों देखो जो 100 रुपए का दाम है उसमें जो कह रहा है कमी है वो 20% का है। तो 100 में कमी 20%, तो कमी कितने की है, तो आप कहेंगे कि सर केवल और केवल कमी है 20 रुपए की। और दोस्तों यहां देखिए 20%, 100 में जो कमी आई वो कितनी आई, 20%। तो 100 में 20% कमी का तात्पर्य है कि 100 में 20 रुपए की कमी आई है, और उसी 20 रुपए की कमी के कारण 4 किलोग्राम नमक वो पहले से ज्यादा खरीदता है। मतलब उसका 4 किलो नमक प्रेजेंट टाइम में कितने रुपए पर डिपेंड करता है, 4 किलो नमक डिपेंड करता है 20 रुपीज पर। तो आज घटने के बाद इसका मूल्य कितना है, 5 रुपया प्रति केजी। तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 रुपया प्रति केजी। थोड़ा सा शेयर भी कर लो भाई, 2 मिनट रुक करके थोड़ा सा शेयर भी कर लो, अच्छा लगेगा। एक बार सभी लोग शेयर कर लीजिए बढ़िया से। चलिए नेहा देवी जी ने, दीपक यादव जी ने, पिंटू कुमार जी ने, पूजा मौर्य जी ने, आकाश, राहुल कुमार, सुनील कुमार, चलिए भाई धनंजय यादव जी ने भी बढ़िया उत्तर दिया है, कुमारी छाया जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिएगा यहां पर 2 प्रकार के मूल्य होते हैं, एक तो घटने के बाद वाला और एक पहले वाला। तो प्रश्न जरूर पढ़िएगा कि वो मूल्य कौन सा पूछ रहा है, घटने के बाद वाला पूछ रहा है या घटने से पहले वाला पूछ रहा है। अखिलेश यादव जी बिल्कुल से राइट आंसर है भैया, प्रदीप कुमार जी बिल्कुल से सही जवाब है। आइए देखिए
एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचे, उसे लाभ होगा। देखो इन्होंने यहां लिखा नहीं, चलिए हम 5% लिख देते हैं कि उसे 5% लाभ होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बिना बताए भी कर सकते हैं। देखिए 5% की हानि पर बेचा, तो मेरे प्यारे दोस्तों SP1 100 मान लीजिए क्रय मूल्य, तो बेचा है 95। दोबारा कहता है कि उसको 5% लाभ हो जाता, तो ये 105 हो गया। दोस्तों देखो 95 से 105 हुआ, मतलब कितने परसेंट बढ़ा, तो यहां हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, अंतर ले रहे हैं। भाई आप 95 से भाग करके कहां पहुंच गए, 105 पर पहुंच गए। तो जब 95 से 105 पर पहुंचे तो कितना परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ा। और जो ये 10% बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि आप कह रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि मैं 80 रुपए अगर इसे बढ़ाकर बेचा होता, तो मतलब इस 10% को बढ़ाने का काम कर रहा 80 रुपया, तो यहां से 1% बराबर 10 से 80 को काटे तो 8 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्रय मूल्य चाहिए, तो यहां क्रय मूल्य को 100% लेकर के तभी तो ये कम ज्यादा कर रहे हैं, तो 100% बराबर जिन्होंने 800 रुपया चुना है उनका उत्तर बिल्कुल से सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सभी लोगों ने लगभग इसका उत्तर सही दिया है। प्रज्ञा गुप्ता जी ने, सुबोध जी ने, कुलदीप जी ने, प्रदीप कुमार ने, बहुत बढ़िया भैया। सरोज कुमार यादव, बिल्कुल भाई। सुबोध जी, सुनील कुमार जी, KM कुमारी छाया जी, पूजा मौर्य जी, राहुल जी, नेहा देवी जी, अंजलि कुमारी जी, बिल्कुल सबका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां लिखा है A+B का 40%। आइए देखा जाए, A+B का 40%, तो 40% का तात्पर्य है 40/100 बराबर है A-B के 60% के, तो इसका मतलब है 60/100। अच्छा मैंने कई बार, आप तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो मैंने कई बार आपको बताया है, रॉयल बॉय सिर्फ पढ़ाई की बात करो प्लीज भैया, अगर नहीं पढ़ना है तो ठीक है, समझ गए। कौन कहां से है इसके बारे में पूछकर आप क्या करेंगे, अनामिका बोलो कहां से हो। भाई बंदा पढ़ रहा, अगले को पढ़ने दो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे लो, नहीं तो पूछा लो, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूं। चलिए शेयर नहीं कर सकते, बस पूछाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर गुणे का चिन्ह हो तो नीचे का नीचे से काट सकते हैं, और ऊपर का 20 दुनाई 40 और 20 तिहाई 60 कर सकते हैं। अब इस ब्रेकेट का क्या तात्पर्य है, ब्रेकेट का तात्पर्य होता है कि हम साथ हैं, मतलब जो भी आप मेरे साथ करोगे सबके साथ वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तो 2 का इसमें गुणा करना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2A + 2B, और ये बराबर हो गया 3A माइनस किसके, 3B के। अब हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है पक्षांतर, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से सिखाया जाता है पक्षांतर। पक्षांतर का तात्पर्य होता है कि यक्स को हम लोग यक्स की तरफ ले जाएंगे और वाई को हम लोग वाई की तरफ ले जाएंगे। चलिए करते हैं। तो यहां देखिए 2A है और इसको ये पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और यहां देखिए 3B है और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। दोस्तों 3A में से 2A गया, एक लिखा नहीं जाता, पर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, और ये 5B हो गया। अब आप जानते हैं कि इनकी हम लोग तुलना करते हैं तो A/B या A/B = आ जाता है 5/1। A की वैल्यू बराबर के बाद वाला और B की वैल्यू बराबर के पहले वाला, तो 5 रेशियो कितने का आ गया, 1 के आ गया। यहां लिखा गया है 2A, तो 2 × 5 माइनस 3B, 3 × 1 डिवाइडेड बाई A+B, तो 5 × 1। दोस्तों 2 पंचे 10, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, और यहां 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो राइट आंसर, अगर आपने इसका उत्तर 7/6 दिया है, ऑप्शन नंबर पहले के साथ गए हैं, तो बिल्कुल से उत्तर सही है, कोई भी गलत इसे कर ही नहीं सकता। चलिए सही भैया, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यह भी प्रचलित क्वेश्चन है, पूछा जाता है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। मेरे दोस्त जब बॉय आपका 3 होगा तब गर्ल्स आपकी 2 होंगी, तो इनको सदैव आप 100 के रूप में बना लिया करिए। अब आप कहेंगे सर 3 और 2 प्रश्न में देके आप कह रहे हैं 100 बना लिया करिए। मेरे भाई मैं 3:2 लिखूं या 300:200 लिखूं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 300 बनाने से हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है, बेहद आसान हो जाता है। तो मैंने लिख लिया। आगे प्रश्न पढ़िए। कहता है दोस्तों कि
छात्रों में 20% और छात्राओं में 25% वयस्क हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात होती है कि लास्ट वाला पढ़िए। ये पूछा है कि उनकी प्रतिशतता क्या होगी जो लोग वयस्क नहीं हैं। अच्छा दोस्तों, जब वो वयस्क नहीं है पूछ रहा है तो हम हैं वाला क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट नहीं वाला निकालेंगे। कैसे, देखिए, कहता है छात्रों में 20% वयस्क हैं तो निश्चित तौर पर 80% वयस्क नहीं हैं। वो उन लोगों की संख्या हम निकाल रहे हैं जो वयस्क नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कंफ्यूजन है तो बताइए। भाई, प्रतिशत सदैव और सदैव 100 का होता है। अगर 100 में 20% लोग वयस्क हैं तो कितने परसेंट लोग वयस्क नहीं है? 80%। महिलाओं में 25% वयस्क हैं तो कितने परसेंट वयस्क नहीं है? 75%। ये दोनों जीरो यहां से कट गया, 3 अठे 24, 240 आया, और ये दोनों जीरो कट गया, 75 दुनाई क्या हो गया? 150। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या थी 500 और जिनमें से अवयस्क हैं 0, 5 4 9 2 1 390। आपसे पूछा है कि जो लोग अवयस्क हैं उनका प्रतिशत क्या है? अवयस्क प्रतिशत। तो दोस्तों 390 लोग क्या हैं? अवयस्क हैं। कितने लोगों में? 500 लोगों में। और गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि प्रतिशत की जरूरत है। 5 सते 35 होता है, 36 37 38 39 40, 5 अठे 40। अगर आपके किसी भी प्रश्न के इसके किसी ऑप्शन में 78 दिया है तो वह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल से करेक्ट आंसर दिया है। एक शेयर का काम छोड़ के बाकी सब करते हो आप। चलिए 9वें प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। दोस्तों देखो, लिखा है किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का रेशियो है 4:1। कोई बात नहीं, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए हैं। तो 4 का मतलब हो गया 400 और गर्ल्स है 100। मतलब टोटल लोग जो मेरे पास पढ़ने वाले हैं वो कितने हैं? 500 लोग हैं। आगे देखिएगा, कहता है लड़कों में 75% को और लड़कियों में 70% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत हैं जिन्हें नहीं मिलती? हम सदैव प्रश्न का लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। तो जब हमसे नहीं पूछा गया है तो हम उन्हीं की बात करेंगे जो ना पाने वाले हैं। दोस्तों 400 में से अगर 75% लड़कों को मिलता है तो 25% लड़कों को नहीं मिलता। तो 400 का 25% कितना हो गया? 100 हो गया। अब नीचे आ जाइए, कहता है लड़कियों के 70% लड़कियों को दिया जाता है, 70% लड़कियां ऐसी हैं जिनको दिया जाता है। तो कितने परसेंट लड़कियां हैं जिनको नहीं दिया जाता है? तो 30% लड़कियां हैं जिनको नहीं दिया जाता। और हमारे काम का केवल नहीं वाला है, हां वाले से मुझे कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों मेरे पास टोटल 130 लोग हैं जिनको नहीं मिला है। आपसे पूछा है कि ना पाने वालों का प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 130 लोग नहीं पाते हैं, कितने में? 500 में, और गुणे क्या हो गया? 100। यहां इनको हमने कैंसिल किया, 5 से इनको कर दिया, तो देखो 5 दुनाई 10, 5 6 30। 26% लोग ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो राइट आंसर हम किसके साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, 26%। अच्छा, इसमें एक चीज का सदैव ध्यान रखिएगा। बहरहाल आप इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको एक सलाह देता हूं कि प्रश्न में यह ध्यान रखिएगा कि पाने का पूछा है या नहीं पाने का पूछा है। देखो, अगर पाने का पूछा है तो पाने वाला, और नहीं पूछा तो नहीं, और दोनों ही ऑप्शन पाने और नहीं दोनों वाले मिल जाते हैं। तो होता क्या, एग्जाम के समय हम जल्दी से पाने वालों का निकाल लेते हैं और फट से हमको ऑप्शन दिख गया तो हम मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आइए देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको देखिए, यदि 378 सिक्के 378 सिक्के हैं जो कि किसके किसके हैं, तो सबसे पहले देखिएगा कि 1 रुपए का सिक्का है, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों 50 पैसे का सिक्का है, और तीसरा किसका है? 25 पैसे का सिक्का है। रेशियो का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के तहत भी इसे लपेट दिया जाता है। कहता है सिक्कों के रूप में इसके हैं, इसके मान का मतलब रुपया। तो दोस्तों इसका जो मूल्य है उनका अनुपात दिया है, 13 दिया है तो 13x ले लीजिए, 11 दिया है तो 11x ले लीजिए, और 7 दिया है तो 7x ले लीजिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, मेरे पास 5 रुपया है
मेरे पास कितना रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है और सारे 50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे? तो आप कहेंगे सर 2 से गुणा कर दीजिए। अब मैं कहूंगा कि 2 से गुणा आप क्यों कर रहे हैं, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि सर 1 रुपए में 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या होती है वो 2 होती है। क्लियर? तो यहां हम इन्हें सिक्के में बदलने चल रहे हैं और दोस्तों सिक्के में बदलने के लिए जितने सिक्के होते हैं उनसे गुणा कर दीजिए। तो 3x गुणे 50 पैसे का 2 सिक्का होता है और 25 पैसे का शायद 4 सिक्का होता है क्या? तो देखो ये 13x इसके हो गए, 11 दुनाई 22x इसके हो गए, 28x इसके हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहता है अगर आप सारे सिक्कों को जोड़ते हैं तो थैली में 378 सिक्के हैं, तो जरा इनको जोड़ेंगे भैया। 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6, 63x बराबर 378 के आ गया। तो x बराबर किसके आ गया? तो भैया अगर मैं 6 3 18, 6 6 36 1 37 कट गया, x की वैल्यू आ गई 6। अब आप प्रश्न को अंतिम लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसने पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। क्या पूछा है? यह पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो हम 50 पैसे के सिक्कों के पास जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे। ये क्या है? ये इनके मूल्य को दर्शाता है। हम जाएंगे सिक्कों के पास। सिक्का कहां है? सिक्का हमारा 22 सिक्का है, तो 22x है। तो दोस्तों 22 को हम लोग 6 से गुणा करेंगे, तो 6 दुनाई 12, 6 दुनाई 12 1 13। तो जिन लोगों ने 132 को अपने साथ लिया है उन सभी का उत्तर बिल्कुल से सही है। सरोज कुमार यादव जी, प्रदीप कुमार जी, अंजलि कुमारी जी, धनंजय यादव जी, सज्जा खातून जी, सुबोध कुमार जी, सावित्री कुमारी जी, पूजा मौर्य जी, पिंटू कुमार यादव जी, अखिलेश जी, छाया जी, सभी का उत्तर बिल्कुल से करेक्ट है। सभी ने बिल्कुल से सही जवाब दिया है। दीपक यादव जी बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। कहता है सचिन तेंदुलकर ने 11 पारियों में, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाया, उससे औसत 5 रन बढ़ गया। तो दोस्तों अगर इसे आप बेसिक खींचोगे तो लंबा जाएगा। हाँ, तो मैं आपको एक छोटा सा रूल बताता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम पारी से पहले, अंतिम पारी से पहले पारी की औसत रन संख्या बराबर, आप याद कर लीजिए तो आपको समय नहीं लगेगा। औसत रन संख्या बराबर होता है अंतिम पारी का रन। आप शायद जानते भी हो क्योंकि हर बुक में सभी जगह दिया है ये। अंतिम पारी का रन प्लस माइनस मेरे प्यारे दोस्तों कुल पारी इंटू में वृद्धि ऑब्लिक कमी। एक बात का सदैव ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा कार्यक्रम उल्टा है। वृद्धि होने पर माइनस और कमी होने पर हम लोग क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। जैसे आप अगर यहां देखेंगे तो अंतिम पारी में जो बनाया है 120 रन बनाया है, तो अंतिम पारी से पहले हम निकाल रहे हैं तो 120 हो गया। वृद्धि दिख रही, माइनस करेंगे, टोटल पारी खेली गई 11, मतलब 11 पहले खेला था और एक और खेल दिया तो 12 पारी खेली गई और 5 की कमी है। तो दोस्तों 120 माइनस 12 पंचे 60, तो 60 रन आ गया। लेकिन ये अंतिम पारी के पहले का है, मतलब ये 11 पारी का औसत आया है। हमसे पूछा है नया औसत मान क्या होगा, 12 पारी के बाद पूछा है और कहता है जब 12वीं पारी खेलता है तो 5 रन बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कितना? 65। वाह रे नकलचियों, यहां क्या लिखा है? अंतिम पारी से पहले लिखा है, तो अंतिम पारी से पहले 60 रन है और वो नया औसत पूछ रहा है। नया औसत का मतलब कि वो अंतिम पारी के बाद पूछ रहा है। तो अगर अंतिम पारी के पहले 60 रन है और अंतिम पारी में वो 5 औसत अपना बढ़ा देता है तो भैया 65 हो जाता है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा आपको सारे प्रश्न आते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आता, आप लगाते भी हैं। बस प्रश्न की अंतिम जो लाइन लिखी है उस पर आप ध्यान नहीं देते और उस पर ध्यान ना देने के कारण आप सदैव गड़बड़ी हो जाती है। आप घर पर आते हैं वही प्रश्न का उत्तर बिल्कुल से सही आ जाता है। अनामिका मौर्य जी एक बार और देखो, मैंने इसका बेसिक बताया नहीं, मैंने सीधा बताया कि एक रूल है अंतिम पारी से पहले।
तो अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितना पारी है, 12 पारी। तो 12 पारी से पहले मतलब 11 पारी। आपको अंतिम पारी का रन लेना है, तो अंतिम पारी का रन है 120। मैंने कहा अगर वृद्धि है तो यहां ध्यान रखिएगा माइनस होगा, और कमी है तो प्लस होगा। तो माइनस हो गया। कुल पारी, तो कुल पारी 11 नहीं है, कुल पारी कितनी पारी खेला है, 12 पारी खेला है। तो 12 हो गया, और गुणे क्या हो गया, 5 हो गया। तो 11 पारी का औसत 60 आ गया। लेकिन उसने पूछा है नया औसत। नया का मतलब क्या, कि लास्ट वाले के बाद पूछना चाहता है। तो 60 11 पारी में था, और अंतिम में 5 रन की औसत वृद्धि हुई। तो 60 और 5 क्या हो गया, 65 हो गया। क्लियर भैया? चलिए ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। बहुत ध्यान से समझिएगा। कहता है जो ब्याज है वो 4/9 है। 9 का मतलब जब आपका मूलधन 9 रुपया है तब उसका ब्याज क्या है, 4 रुपया। सदैव जो हर में लिखा है उसी को हम मूलधन मानते हैं, उससे हमारा फायदा होता है। अब यक्स मानोगे तो फिर आपका समय भी लॉस होगा, कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, हो सकता है कटे ना तो उत्तर भी नहीं आएगा। आगे पढ़िए। कहता है दोस्तों मूलधन की अवधि, मूलधन का जो अवधि है मतलब समय है, वो वर्ष के दर के बराबर है। मतलब हम आर को अपनी इच्छा अनुसार टी और टी को आर लिख सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं, शायद सबको पता है कि मूलधन बराबर होता है पी आर टी। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यहां देखिए मूलधन 9 रुपया है, आर को आर रहने दीजिए और टी को भी आप आर ही लिख लीजिए, बटे 100 बराबर एसआई 4 रुपया मिला है। दोस्तों गुणा करेंगे तो 9r का स्क्वायर बराबर 100 चौक का 400, तो आर स्क्वायर बराबर 400/9। यही अगर हम आगे बढ़ेंगे आर की वैल्यू निकालेंगे तो 400/9 होगा। 400 वर्ग है 20 का और 9 वर्ग है 3 का। 3 से इसको भाग दे दीजिए तो 3 6 18, 6 सही 2 बटे क्या आ गया, 3%। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपसे रेट पूछा है तो 6 सही 2/3% आएगा, और अगर समय पूछा होता तो वो भी सेम आता, बस यहां प्रतिशत हट करके क्या लग जाता, वर्ष लग जाता। हाँ दीपक जी 20/3 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो साथ चलेंगे 6 सही 2/3। प्रदीप कुमार जी राइट आंसर है। सुबोध कुमार जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप भैया, बिल्कुल से सही जा रहे हैं। हाँ 6 सही 2/3। धनंजय यादव जी 20/3 लिख सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है। भाई आप तो जो पेपर देने जा रहे हैं वो तो ऑप्शन पे आधारित है ना, तो उसको हम आप अपने अनुसार नहीं कर सकते ना, जो ऑप्शन कहेगा वही हम आप कर सकते हैं। शाहनवाज जी बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा महेंद्र कुमार जी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आपको ले चलते हैं। देखेंगे ध्यान से। कहता है रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए कि अगर मैं कहता हूं कि रेलगाड़ी जो है वो x मीटर की है, तो वो कहता है कि भैया प्लेटफॉर्म भी आप समझ लीजिए कितने मीटर का है, x मीटर का है। जो कहता जाए उसे क्लियर चलते चलिए। कहता है यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है। देखो भैया रेलगाड़ी की जो चाल दी है मेरे प्यारे दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो आप ये जानिए कि 90 को अगर 5/18 से गुणा कर दें तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों किलोमीटर प्रति घंटे इंटू 5/18 इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड इंटू 18/5 इक्वल टू किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अब आपको समय दिया है 1 मिनट। मेरे दोस्तों समय बराबर दिया है 1 मिनट। 1 मिनट का तात्पर्य होता है 60 सेकंड। क्लियर है? अब देखिए भैया तो दूरी बराबर क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ध्यान से समझते चलिएगा। अब आप कहेंगे कि सर दूरी कैसे हमें जानेंगे, तो देखो दूरी x मीटर लंबी रेलगाड़ी है और x मीटर लंबा पुल है, तो दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। तो क्या हो गया,
जब यक्स यक्स जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, चाल आपको 25 दिया है और समय भैया कितना 60 सेकेंड। 2x बराबर आ गया 1500, तो यक्स का मान हमको चाहिए था, यक्स का मान 750 है। कहने का मतलब हमारा राइट आंसर कितना है 750 मीटर। 600 कैसे आएगा? सुबोध जी लगातार मैसेज किए, लेकिन बताइए मुझे 600 कहां से आप लेके आए? भाई किसी तरह आपने लगाया होगा तब तो आप हमको उत्तर बता रहे हैं, कहां से आपने 600 प्राप्त किया? प्लीज जानना चाहता हूं, बताएं। ठीक है, चलिए तुक्का मार रहे थे, बहुत मार खाओगे। कहता है किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? आइए, ये है आपका एक स्क्वायर, एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। बोलिए भैया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। कहता है एक वर्ग और बना लीजिए जो इसके विकर्ण पर स्थित हो। तो पहले तो आपको इसका विकर्ण निकालना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा रूट 2, तो मतलब ए रूट 2। कहने का मतलब जो दूसरा वर्ग बना है उसकी भुजा है ए रूट 2, तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप बताएंगे, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो अब ये देखो, पहले क्या था? पहले भुजा ए थी, जो दूसरा विकर्ण पर लिफाफा की तरह बनाए, अब उसका क्या है? तो उसका ए रूट 2 है, तो ए रूट 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो यहां देखिए 2 खुल जाएगा और ए का स्क्वायर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल आपके आंख के सामने ए स्क्वायर और ये क्या है 2a स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए तो 1:2 का अनुपात आया। राइट आंसर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर? या इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। क्लियर भैया? अब एग्जाम आएगा तो इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दुगुना 1:2 याद रखिए, और आपको पता है विकर्ण वाला बड़ा होगा और वर्ग वाला छोटा होगा। क्लियर भैया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक घनाभ की भुजाओं में 1, 2, 3 का अनुपात है। मतलब अगर एक भुजा x ले लेंगे, एक भुजा 2x ले लेंगे, एक भुजा 3x ले लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों बताने की भी आवश्यकता नहीं है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को पता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH और HL, जो कि दिया है आपको 88। तो देखो 2LB की जगह x गुणे 2x, फिर 2x गुणे 3x और फिर 3x गुणे 2 एक बार और x का बराबर 88। दोस्तों 2 से मैं काट दिया 44, ये देखो 2 दुनाई 4x स्क्वायर, 2 तिहाई 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर बराबर किसके? 44 के। तो 6 3 9, 6 4 10, 10 3 13, कहां गड़बड़ हो रहा? 1 2 3 का है ना, 1 2 3 का अनुपात है, तो 2 पहले, अच्छा यहां 4 लिख दिया है, 2x। चलिए तो देखो 6 2 8 3 11x स्क्वायर बराबर 44 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर आपका 4 आ गया, कट गया, x बराबर ये क्या हो गया? 2 हो गया। हमसे पूछा है आयतन, और आयतन जो होता है वो होता है LBH। तो देखो L जो है वो x था, तो x का मान 2 आ गया, 2x था तो 4 आ गया, और यहां 3x था तो कितना आ गया? 2 तिहाई 6। तो LBH मतलब यही जो भुजाएं दी हैं, तो 6 दुनाई 12 चौक 48, और सेंटीमीटर का 3 बार गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ, 48 घन सेंटीमीटर। कोई दिक्कत भैया? चलिए यहां देखिए, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो 924 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा?
तो वृत्ताकार पहिए में सदैव याद रखिएगा कि वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी वही होती है, एक चक्कर में चली दूरी मेरे दोस्त परिधि के बराबर होती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि होता है 2πr। देखो ये 2 आ गया, पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है और उसने 21 दे रखा है, तो 7 त्रिक 21, 3 दुनाई 6, 6 दुनाई 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर चलेगा। कहता है मैं उसे घुमाना चाहता हूं 924 मीटर। तो बताइए अगर 132 सेंटीमीटर एक राउंड में पकड़ लेगा तो आप बताइए कि 924 मीटर कितनी देर में करेगा। तो महेंद्र जी बिल्कुल से गलत आंसर है। सपना ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत है, इतने समय अंतिम में एकदम। देखिए भैया ये सेंटीमीटर है तो पहला काम है इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुल चक्कर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको चलाना है 92,400 सेंटीमीटर और मैं एक बार में केवल 132 चला पाता हूं, तो 7 बार में कट गया तो ये 700 आएगा। तो अगर आप धोखे से भी 7 का नाम लिए तो आपका उत्तर बिल्कुल से गलत हो जाएगा। अगर आप 7 के साथ गए तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, किसी काम का कुछ बचेगा नहीं। नहीं महेंद्र जी लगना नहीं चाहिए, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, मोटा मोटा टाइप है, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लगना चाहिए। 18वां प्रश्न, किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या इतना है, कोई बात नहीं भैया, तो एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होता है 2πr, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 1.75। तो देखो कटना चाहिए भैया, तो 7 दुनाई 14, 15 16 17 कट गया ना, पॉइंट लग गया, 7 दुनाई 14, 7 पचे 35। अब देखो इसका डायरेक्ट इसमें गुणा करो, 25 दुना 50 हो गया भैया, 25 का 2 में गुणा करेंगे 50 मतलब 0.5 आ जाएगा और 22 पंचे 110 मतलब आ गया कितना 11 मीटर। दूरी मेरे प्यारे बच्चों दूरी दी है 11 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलें तो 11,000 मीटर हो गया। चक्कर कितनी बार चक्कर खा के गिरेगा, तो 11,000 मीटर हमको चलवाना है और उस बेचारे की औकात है कि एक बार में केवल 11 मीटर घूम पाता है। तो 11 से 11,000 को हम अगर कैंसिल करते हैं तो 1,000 चक्कर इस पहिए को मुझे घुमाना पड़ेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर भैया सभी को। कहता है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ये है वर्ग, इसकी भुजा दी गई है 21 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त होगा वो यही होगा। क्या इससे बड़ा वृत्त आप खींच सकते हैं, अंदर की बात कर रहा, अंदर का मतलब वृत्त के अंदर होना चाहिए, उसके बाहर आपको नहीं जाना होता है। तो देखिए अगर ये 21 है तो ये भी तो 21 होगा, कहने का मतलब जो वृत्त का व्यास आ गया वो 21 आ गया, तो इसका रेडियस त्रिज्या क्या होगा 21/2 सेंटीमीटर। भैया आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, आर देखो लिखा है 21/2 गुणे 21/2। हमने 7 से काटा 3 आया, 2 से काटा 11 आया, तो भैया अब हम करेंगे 11 के 11, 11 दुनाई 22 1 23, 231 गुणे 3, 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9, 3 दुनाई 6 और बटे 2, 2 से भाग दे देंगे उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6 सही है, 2 चौका 8, 1 9, 2 6 12, 2 पंचे 10। तो अगर आप कहीं देख पा रहे हैं 346.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो वही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको ये चीजें दी, इनमें आपको कैसा लगा, पढ़कर मजा आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, बाद में भी एक कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही रखना चाहते हैं, आगे कल और भी प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।